अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.5। क्वेश्चन नंबर इसका है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहे हैं इन अ जीबी। ये हमारे पास जीबी दी हुई है जिसका A1 हमें दिया हुआ होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें A1 हमारे पास फर्स्ट टर्म, A1 हमेशा फर्स्ट टर्म होती है ना, ए या A1 हमेशा फर्स्ट टर्म होती है। फर्स्ट टर्म में 5/9 दी हुई है और उसके बाद सिक्स टर्म A6 हमें दी हुई है, ये दी हुई है। फाइंड इट्स एन ट्रम, हमें इसका फॉर्मूला निकालना है इन द फॉर्म ऑफ एन। ठीक है, मतलब एन ट्रम का हमारा फॉर्मूला नहीं होता, हमें वो यूज करके हमें इसके बस एन ट्रम निकालनी है। ठीक है, तो अब देखो भाई, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जनरल टर्म लिखूंगा। हमारे पास जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की होती है ARN-1, ये भी तो हमारे पास दरअसल उसमें लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, इन दी फॉर्म ऑफ एन टर्म लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ हमें ए की वैल्यू नहीं पता और आर की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, हमें एन टर्म ही निकाल लेंगे, लेकिन हमें ए की वैल्यू भी पता नहीं चाहिए, आर की वैल्यू पता नहीं चाहिए। तो ए की वैल्यू तो हमें पता है, ए की वैल्यू हमारे पास ये लिखी हुई है, ये रही ना, A1 हमारे पास यही होती है, मतलब टर्म नंबर फर्स्ट। तो हमें टर्म नंबर फर्स्ट पता है, लेकिन हमें आर नहीं पता, तो आर निकालेंगे हम विद द हेल्प ऑफ टर्म टर्म नंबर 6। तो ठीक है भाई, अब क्या है, एक मिनट। अब जहाँ जहाँ एन है वहाँ मैं डाल दूंगा 6 और एक ही वैल्यू डाल दूंगा, क्या है कि 5/9। A1 और ए सेम होते हैं दोनों। ठीक है, तो आर की जगह क्या डालूंगा, आर की वैल्यू ही नहीं पता मुझे, और यहाँ पे डाल दूंगा 6 - 1, जो कि होता है 5। ए सिक्स की वैल्यू है मेरे पास 15625 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, अब ठीक है, यहाँ तक आ गया आपको समझ में। और आर की पावर 5, क्योंकि 6 - 1 होता है 5। अब आर की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे मेरे पास डिवाइड हो रहा है 9, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा। इसी तरह से यहाँ पे 5 आर के साथ हो रहा है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये नीचे नीचे चले जाएगा। इस तरह से करूंगा मैं, तो मैं अब डायरेक्ट ही पहुंचा रहा हूँ इसको किस तरह से, आप देख सकते हो। 15625 डिवाइडेड बाई 9, और 9 ऊपर आ गया और 5 नीचे चले गया, इस तरह से। ठीक है, और दूसरी साइड पे बच गया आर की पावर 5। 9 से 9 कैंसिल, और यहाँ भी अगर कैंसिल करना चाहते हो तो 5 के साथ कर दो, वरना कोई मसला नहीं है। अब इसको यहाँ पे मैं लिखूंगा 15625 डिवाइड बाई 5 आ गया, और इज इक्वल्स टू R5। अच्छा, अब ये 5 हटाना है, ये वाला 5 क्या है मेरे पास, इसकी पावर है। अब इसको हम दो तरह से हटा सकते हैं, या तो रूट के ऊपर लगा दो 5, या तो 1/5 मल्टीप्लाई करा दो पावर के साथ ऊपर। ठीक है, बोथ साइड। इस तरह से हो सकता है, क्योंकि ये भी मेरे पास 1/5 होता है। कैसे, अगर मुझे आर स्क्वायर लिखा हुआ है, आर स्क्वायर हटाना है, तो मैं उसके ऊपर क्या लगाऊंगा, रूट लगाऊंगा ना। और रूट किसके बराबर होता है, रूट, ये जो रूट सिंगल रूट मैंने लिखा था ना, ये बराबर होता है 1/2 के। तो ये दोनों सेम स्टेप्स होते हैं, इस तरह से कैंसिल होता है। अगर मुझे 3 हटाना है, तो ये 3 कैसे हटेगा, क्यूब रूट से हटेगा, इस तरह से। समझ गए, तो इस तरह से हटता है ये। तो मैं लगा देता हूँ 1/, वही √5 ही डाल देता हूँ। ठीक है, ऑन बोथ साइड, आप चाहो तो 1/5 भी लगा सकते हो। तो ये हो गया पूरा का पूरा 15625 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू आर की पावर 5, और उसके ऊपर आ गया 1/5। ठीक है, ऐसे कैंसिल, और ये पूरा का पूरा आपके पास सॉल्व हो जाएगा, कैलकुलेटर में डालना, पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास, कैलकुलेटर में आप डाल देना आर, इसका आंसर पूरा का पूरा बन जाएगा 5, और यहाँ पे आर अकेला बच गया, तो आर का आंसर आ गया मेरे पास 5। ठीक है, तो आर की वैल्यू मिल गई। अब इसकी जनरल टर्म निकाल लेंगे, जनरल टर्म निकालना बहुत इजी है, आर का आंसर मिल गया ना मुझे। चलो अब यहीं पे कर लेते हैं साइड पे ही। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल्स टू, ए की जगह क्या डालूं यहाँ से बताओ,
ए की जगह मैं डालूंगा 5/9 जो कि मुझे पहले से ही पता है, और आर की जगह पे डालूंगा 5, और उसके ऊपर आएगा n-1। ठीक है। अब ये हो गया ए, एन हो गया इज इक्वल्स टू 5/9। अब देखो यहाँ पे आपके सामने, अगर मैं ऐसे लिखा हुआ हूँ 5 और 5 ये मल्टीप्लाई हो रहा है -1 इस तरह से, तो बेस सेम पावर ऐड का रूल पढ़ा है ना आपने, अगर तो ये हो जाएगी बेस सेम और पावर ऐड। तो बेस सेम और पावर ऐड कर दो आप, n-1 ये ऐसे नहीं बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। तो बेस सेम पावर ऐड वाले रूल से मैं इसको दोबारा से ब्रेक कर रहा हूँ इस तरह से, n-1 को। तो कर सकता हूँ ना, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ये 5n मल्टीप्लाई बाय 5-1 कर सकता हूँ ना, बिल्कुल। और यही आंसर बनेगा नहीं बनेगा, यही बनेगा, वरना वापसी बेस सेम पावर ऐड करके जोड़ दो, यही बनेगा। सही। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब इन दोनों की के ऊपर बेस सेम पावर ऐड वाला रूल लगा लगा दो, तो क्या हो जाएगा 5-1-1। 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 का आंसर होता है 1। ठीक है। वरना एक और तरीका है, उस तरीके से बता देता हूँ, अगर ऐसे नहीं कर पा रहे आप लोग, ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ। 5 की पावर 1 है, इसका मतलब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब पावर नेगेटिव होती है तो हम इसको इस तरह से रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं ना, अब जैसे मैं लिखूंगा 1/5 ऐसे हो गया। ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, और क्या बच गया मेरे पास, 5n, 5n डिवाइड बाय 9। सही। तो हमारे पास इसका n टर्म का आंसर आ गया। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सेम ये बोला गया, फाइंड दी एन ट्रम। ठीक है, एन ट्रम मालूम करनी है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में मालूम करी। यहाँ पे हमें A5/A3 4/9 दिया हुआ है, इसका रेशो दिया हुआ है, और यहाँ पे बोला गया है A2 की वैल्यू दी हुई है 4/9। अब हमें एन ट्रम मालूम होने के लिए ए मालूम होना चाहिए और आर मालूम होना चाहिए, हमें दोनों के दोनों नहीं पता। ए क्या होता है, ए हमारे पास A1 होता है, और इसको ए भी बोलते हैं, मतलब टर्म नंबर फर्स्ट। तो ये भी नहीं पता। सबसे पहले तो ये भी हमें मालूम करना है, ए मालूम करना है और आर मालूम करना है। तो चलो भाई हम इसको फाइंड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले तो हम विद द हेल्प ऑफ A2 निकालेंगे ए। तो अगर मैं पहले तो जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख दूं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ठीक है। अब देखो भाई A2, पहले आपको यहाँ से A2 की वैल्यू भी दिखा देता हूँ, क्या आई हुई है 4/9। तो ए की जगह क्या आएगा, ए ही आएगा, आर की जगह क्या आएगा, आर ही आएगा, हमें दोनों के दोनों ही नहीं पता। अब क्या करें हम, अब देखो भाई यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप देखोगे हमें यहाँ पे n की वैल्यू क्या दी गई है, हमें n की वैल्यू दी गई है 2। सही है। तो यहाँ पे मुझे पुट करना पड़ेगा n की जगह पे 2। तो ए, इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूँ। तो A2 की जगह क्या लिख दूँ, A2 की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दी गई थी 4/9, तो मैं 4/9 ही लिखूंगा। और n यहाँ पे, ए की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है क्योंकि टर्म नंबर फर्स्ट है वो। और R2-1 सही है। अब क्या हो जाएगा भाई मेरे पास, 4/9 ऐसे ही रहा। ए, आर की जगह क्या आ गया, एक मिनट, थोड़ा सा हैंग हो गया है। अब देखो आर की जगह पे आर ही आ गया, ठीक है। अब मुझे ए की टर्म निकालनी है ना यहाँ से, ए की। तो मैं A2 की मदद से ए निकाल रहा था। तो ये बन गया 4/9, और आर यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड हो गया, ठीक है, 4 के साथ। और यहाँ से मुझे मिल गई ए की टर्म मिल गई। ए की टर्म ये आ रही है, ए मतलब टर्म नंबर फर्स्ट। अब मैं अटका हुआ कहाँ पर हूँ, मुझे यहाँ से आर की वैल्यू नहीं पता, आर की वैल्यू भी तो पता नहीं चाहिए। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए मैं जाऊँगा इस क्वेश्चन में, देखो
A5/A3 और 4/9 इसका रेशो यूज करूंगा। ठीक है, तो इसका रेशो था मेरे पास A5/A3 इज इक्वल्स टू 4/9। अब A5 की जगह पे अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला निकालूं A5 का, तो आप देख सकते हो क्या निकलेगा। A और क्या निकलेगा, R और 5 - 1 यही निकलेगा ना। जो मेरे पास कॉमन फार्मूला होता है उससे n-1 होता है ना यहाँ पर, तो n की वैल्यू क्या है, 5 है। तो यहाँ से मेरा निकलेगा 5 - 1। ठीक है, और 5 - 1 मतलब 4। तो यहाँ से मुझे मिल गया AR4, ये मिल गया ना। तो A5 की जगह पे मैं डाल दूंगा AR4। इसी तरह से A3 की जगह क्या डालूंगा, A3 की जगह आप देख सकते हो AR3 - 1, यही होगा नहीं होगा। तो यहाँ बन गया मेरे पास A3 का AR²। तो AR² में डाल दूंगा इसकी जगह पर। ये चीज आई समझ में। और 4/9 को मैं ऐसे ही लिख दूंगा। अब क्या करूँ, यहाँ से आप देख सकते हो A से A कैंसिल हो गया। ठीक है, और R² नीचे है और ऊपर R की पावर 4 है। तो मेरे पास डिनोमिनेटर तो पूरा कैंसिल हो गया, लेकिन न्यूमरेटर में मेरे पास बच गया R²। और यहाँ पे आ गया 4/9। ठीक है भाई। तो अब देखो R² लिखा हुआ है, तो R की वैल्यू किस तरह से निकलेगी। अब इसके ऊपर लगा दूंगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। यहाँ पे लगेगा प्लस एंड माइनस, और आएगा 4/9। ठीक है, तो यहाँ से मुझे R का आंसर मिल गया +-2/3, यही मिली। ठीक है भाई। अब मैं प्लस वाली लूँ या माइनस वाली लूँ, दोनों को बारी बारी लेना पड़ेगा अलग अलग से, और फिर देखना पड़ेगा क्या बनता है मेरे पास एट लास्ट। ठीक है, वैसे जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, क्या है जनरल टर्म का फॉर्मूला, ARn-1। अब देखो भाई, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला था। अब बताओ यहाँ से मुझे ए की वैल्यू क्या है और आर की वैल्यू क्या है। दोनों की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ। ए की वैल्यू मुझे मिली है 4/9 और आर इस तरह से मिली है। ठीक है, तो ए की वैल्यू भी मैं फिलहाल दो हिस्सों में निकाल ही लेता हूँ। एक मिली है मेरे पास 4/9, और फिर आर की जगह क्या पुट करूँ, 2/3 प्लस का 2/3। और एक और दफ़ा मालूम करता हूँ, तो उसमें आर की जगह पे क्या पुट कर देता हूँ, -2/3। इसको आप कैलकुलेटर में डाल देना, कोई ज़रूरत नहीं है, और नहीं डाल सके तो ये देखो 3 से 3 कटा, ये 3 से 9 कटा, ये 3 से 9 कटा, तो 3 नीचे हो गया, यहाँ पे आ गया 3, आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया 6। इस तरह से आप पूरा इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आपके पास एक ए की यहाँ से वैल्यू आ रही है 2/3, और दूसरे ए की यहाँ से वैल्यू आ रही है माइनस का 2/3। सही है भाई। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से मैं फाइंड करूंगा, एक दफ़ा ए की वैल्यू वाली डालूंगा, एक दफ़ा ए की वैल्यू दूसरी वाली डालूंगा। ए की वैल्यू पहले मैं डाल रहा हूँ 2/3। आर की जगह क्या आएगा, अच्छा आर की वैल्यू तो मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी फाइंड की नहीं, ये देखो स्क्वायर कटा और यहाँ पे आया +-2/3 ही आई है। देखो यहाँ से टू का अगर रूट इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो 4 का रूट होता है 2, और 9 के ऊपर होता है 3। 9 के ऊपर जाएगा तो आंसर होता है 3। अब देखो भाई क्या होगा, सही है। ए की वैल्यू भी मैंने लगा दी, और यहाँ पे आर की वैल्यू भी लगा दी। ए की वैल्यू मेरे पास दो हैं और आर की वैल्यू मेरे पास दो हैं। तो पहले मैं आर की भी प्लस वाली ले रहा हूँ। आर की भी यहाँ पे मैंने कौन सी वाली डाली, आर की मैंने प्लस वाली डाली। और ए की भी कौन सी वाली डालूंगा, प्लस वाली डालूंगा। ठीक है, दोनों मैंने प्लस प्लस वाली डाली हैं। n-1, तो n-1 तो n-1 ही रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये दोनों की बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर ऐड होके क्या बनता है ये देख सकते हो आप, an = 2/3 n-1, पावर ऐड, इसकी पावर क्या, इसकी पावर 1 है ना, +1, इस तरह से आ गया।
-1 + 1 हो गया ख़त्म। तो ये बन गया मेरे पास 2/3 पूरे के ऊपर n। ठीक है, इस तरह से मेरे पास फर्स्ट आ गई। अब सेकंड वाली भी मालूम करूंगा। दोबारा से सेम यही फॉर्मूला लगाऊंगा जनरल टर्म का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, ए एन की जगह पे ए की जगह पे मार डालूंगा मैं -2/3। पहले प्लस वाली वैल्यू डाली थी ना, अब ए की डालूंगा। पहले ये वाली डाल चुका, अब डालूंगा ये वाली -2/3। आर की जगह पे क्या आएगा अब यहाँ पे? आर की जगह पे पहले मैं प्लस वाली वैल्यू निकाल चुका, और उसके बाद अब निकालूंगा कौन सी, माइनस वाली। अच्छा, यहाँ पे मैं आर की वैल्यू लिख चुका था। ठीक है, तो बस आर की वैल्यू को यहाँ से रेस कर देता हूँ, वहाँ पे लिखी हुई है ना मैंने, -2/3 और n-1। यहाँ पे भी सेम वही हुआ, बेस सेम पावर ऐड। तो बेस सेम और पावर ऐड हुई, तो क्या होगा भाई हमारे पास अब, माइनस का 2/3 और पावर ऐड हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे भी कैंसिल हो गया सब कुछ, जो भी कैंसिल हो रहा है, सब कुछ क्या कैंसिल हो रहा है, -1 + 1, बिल्कुल सेम वही पिछले क्वेश्चन की तरह ही सब कुछ हो रहा है। -2/3 और यहाँ पे आ गया n। अब यहाँ पे आप छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, लेकिन बुक में आपको थोड़ा सा चेंज है, बुक में आपको और सॉल्व किया हुआ है। तो इसको और कैसे सॉल्व करेंगे? अगर इस ये, एक मिनट में ब्रैकेट्स चेंज कर दूं। अगर यहाँ पे मैं -1 और 2/3 इस तरह से लिख दूं, तो बताओ ये बात सेम ही है या अलग अलग बात है? ये बिल्कुल सेम बात है ना। अभी n इसके ऊपर भी जाएगा, इसके ऊपर भी जाएगा। ठीक है भाई, तो an -1 n, और यहाँ पे हुआ 2/3 n। ये बन गया मेरे पास एक और n टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, दो फॉर्मूले क्यों बने? क्योंकि हमारे पास r की भी दो वैल्यू थी और a की भी दो वैल्यूज थी। ठीक है भाई, आप ये पूरा क्वेश्चन चेक कर सकते हो। ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहे हैं कि शो डेट द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ द जीपी A1 जो भी हमारे पास ये दी हुई है। ठीक है, जो भी हमारे पास ये दी गई है, कह रहे हैं कि भाई ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, और हमें शो करना है कि ये इसी का रेसिप्रोकल बना रहा है एक और जीपी। ठीक है, तो इसी का रेसिप्रोकल बना रहा है एक और जीपी, ये बताना है हमें। जीपी क्या? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो क्वेश्चन नंबर 4 आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा सुनने में ऐसा लग रहा है कि मुश्किल है। तो हमें यहाँ पे जीबी मतलब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या दी गई है? A1, सेकेंड टर्म है कि A1r², फिर थर्ड टर्म है A1r4। ठीक है भाई, इसी तरह ये सो ऑन चली आ रही है। अब क्या है भाई देखो, अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारे पास कब होता है, या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हम ये कैसे पहचानते हैं? हमारे पास जब कोई सीक्वेंस दी जाती है कि वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, हम पहचानते हैं कि उसका जो हमारे पास कॉमन रेशियो आएगा, कॉमन रेशियो, ठीक है, वो हमारे पास सेम आएगा। रेशियो मतलब दोनों को आपस में अगर डिवाइड करें, T2/T1 करें, तो सेम आएगा। और अर्थमेटिक में क्या था? T2 - T1, दोनों का डिफरेंस। यहाँ पे कॉमन रेशियो होता है, वहाँ पे कॉमन डिफरेंस होता है। तो हम निकालते हैं पहले कॉमन रेशियो। हम देखें तो भाई ये जीपी है या नहीं है। वैसे क्लियर बोल दिया हमें कि भाई हाँ जीपी है, लेकिन हमें निकाल के शो तो करवाना ही पड़ेगा ना, ताकि इसका हमारे पास रेशो पता हो, तो हम उसके रेसिप्रोकल का रेशो निकालें, वो भी सेम आए। तो चलो भाई निकालते हैं। T2/T1 ना, ये हमारे पास टर्म नंबर 1 है, ये टर्म नंबर 2 है, ये टर्म नंबर 3 है। ये तो बातें आपको पता ही होंगी। ठीक है, तो अभी हो गया T2/T1। समझ गए? तो T2 हैगी आपके पास A1r², और T1 है आपके पास A1। सही, A1 से A1 कैंसिल, तो आपके पास आ गया r²।
कॉमन रेशियो। इसी तरह अब नेक्स्ट टर्म का निकालेंगे। दोनों का बराबर आना चाहिए जब भी वो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी। लेकिन ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, हमें बोल दिया है। अब मैं क्यों निकाल रहा हूँ, कुछ वजह है, अभी बताता हूँ क्यों निकाल रहा हूँ मैं। तो अब क्या होगा, टर्म नंबर 3 डिवाइडेड बाई टर्म नंबर 2, इस तरह से T3 डिवाइडेड बाई T2, इस तरह से होगा, ठीक है। तो T3 है मेरे पास A1 R4, और A1 R² मेरे पास टर्म नंबर 2 है। A1 से A1 कैंसिल, R² से आर R² से R का 4 कैंसिल, तो न्यूमरेटर में मेरे पास बच गया R²। तो बराबर आ रहा है। अगर ये बराबर आ रहा है तो ही ये पहचान होती है कि हमारे पास ये जीपी है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया था जीपी है, तो बस जीपी थी है। अब देखो, उसके बाद हमें क्वेश्चन में कहा क्या गया था कि हमें ये शो करना है कि उसी का रेसिप्रोकल हमारे पास, इसी टर्म्स का रेसिप्रोकल वो भी हमारे पास क्या कर रहा है, फॉर्म अनदर जीपी, एक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बना रही है उन्हीं टर्म्स का रेसिप्रोकल। तो अब उन्हीं टर्म्स का रेसिप्रोकल हमें निकालना पड़ेगा। रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, 1/A1, 1/A1 R², 1/A1 R4, 0 0 0 0, वो मतलब सो ऑन चलते जा रही है, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से। अब इनका भी कॉमन रेशियोज निकालते हैं भाई, जैसे इसका कॉमन रेशियोज निकाले ना हमने, इसी तरह इनके भी कॉमन रेशियोज निकालेंगे। तो कॉमन रेशियो क्या, वही T2 डिवाइडेड बाई T1, समझ गए भाई। तो T2 क्या था मेरे पास, ठीक है, एक बार फॉर्मूला यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आपको। T2 डिवाइडेड बाई T1, तो पहले मैंने T2 लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया, ये रहा T2। अब T1 डिवाइडेड बाय ना, तो डिवाइडेड बाय T1, वरना लिखना है तो ऐसे लंबी लाइन डाल के लिख दो, लेकिन वो थोड़ी, उसमें थोड़ा सा हमारे पास लॉन्ग स्टेप होता है, तो ऐसे कर दोगे तो आसानी होगी और गलती भी नहीं होती इससे आपको। ठीक है। अब क्या होता है, डिवाइड की साइन कैसे सॉल्व होती है, डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में चेंज होती है और हो जाता है रेसिप्रोकल। तो ये तो बिल्कुल सेम टू सेम रहा, मल्टीप्लाई हो गया और ये हो गया रेसिप्रोकल। ठीक है। A1 से A1 कैंसिल, और इसका आंसर आ गया मेरे पास 1/R²। ठीक है, तो कॉमन रेशियो फर्स्ट का ही आया, सेकंड का भी यही आया, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास जीपी बन गई। तो अभी मैंने किसका किया था, T2 डिवाइडेड बाई T1 इसका किया था। अब किसका करूँगा, T3 डिवाइडेड बाई T2। ठीक है भाई। तो यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, T3 डिवाइडेड बाई T2। तो T3 ना, A1 R4 डिवाइडेड बाय T2। T2 है मेरे पास, ये लिखी हुई T2, टर्म नंबर 2। ठीक है। अब वही होगा, डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगी, मल्टीप्लाई में चेंज हो गई, और ये हो गया रेसिप्रोकल हो जाता है। ये सब आप लोगों को पता है, आप पढ़ के आ रहे हो। ए से ए कैंसिल, A1 से A1 कैंसिल, आर की इस पावर स्क्वायर से आर की पावर 4 कैंसिल, आर की पावर 2 बच गई। तो आंसर बन गया मेरे पास 1/R²। देखो भाई, यहाँ का कॉमन रेशो देखो, ठीक है, यहाँ का देखो कॉमन रेशो, दोनों सेम आ रहे हैं, बिल्कुल भाई सेम आ रहा है। ठीक है। अब देखो, इसके ऊपर वाले रेशो क्या आया था, R²R², ये भी सेम आ रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, शो करो, क्या शो करो कि उसी का रेसिप्रोकल जीपी बन रहा है। तो भाई रेसिप्रोकल बन तो रहा है, R² आया था, वहां पे भी उसका क्या हुआ, 1/R² आ गया। तो हमारे पास की जीपी की सीक्वेंस बन रही है, अगर हम उसको क्या करें, रेसिप्रोकल करें, जब भी हमारे पास वही सीक्वेंस बन रही है। इस क्वेश्चन में आप पूरा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये रहा। हमें क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि हाउ मैनी ड्रम्स आर इन जीपी, ये हमें बता दे कि भाई ये जीपी ही है। ठीक है। और अब पूरी की पूरी सीक्वेंस बना दी, जो कि खत्म कर दी इन्होंने यहाँ पे खत्म कर दी। सही। तो
अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पर। ये हमारे पास पता है, हमारे पास ए एन है क्योंकि लास्ट टर्म में हमारे पास ए एन है, और ये हमारे पास ए है, फर्स्ट टर्म ए होती है। ये बात आप लोगों को पता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम इसका एक डेटा बना लेंगे। डेटा में क्या है, ए की वैल्यू लिख देंगे जो कि है 1/3। और उसके बाद आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, T2/T1। ये हमारे पास वही है ना, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोल बोल दिया गया है, तो इसमें ऐसे ही निकालते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। कॉमन रेशियो बोलते हैं इसको। अब क्या है, T2। तो टर्म नंबर 2 हमारे पास कौन सी है, 1/12। टर्म नंबर 1 है 1/3। तो 1/12 डिवाइडेड बाय 1/3। चाहते तो लंबी सी लाइन डाल के 1/3 ऐसे भी लिख दिया करते, लेकिन वो थोड़े लंबे स्टेप्स होते हैं, उसकी सॉल्विंग थोड़ी सी आप लोगों के हिसाब से थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, तो बस ऐसे लिख दिया। अब क्या है, डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में चेंज होती है। 1/12 मल्टीप्लाई में चेंज हुई, ये हो गया 3/1। कटिंग हुई, हमारे पास बना आर का आंसर 1/4, ठीक है। अब क्या होगा, ए एन जो कि मेरे पास गिवन दिया हुआ है पहले से ही, 196,608। जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखूंगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। ए एन की जगह ए एन की वैल्यू, ए की जगह ए की वैल्यू, आर की जगह आर की वैल्यू n-1। यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है पूरे के साथ, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इसका आ गया 3196608, सही है। और यहाँ पे बन गया 1/4 n-1। अब क्या होगा, देखते जाओ भाई, अगर इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व करते हो, ऊपर 3 लिखते हो और नीचे ए लिखते हो, तो इसका आंसर आपके पास आएगा, ठीक है। और राइट हैंड साइड पर मेरे पास रह गया ये। अब देखो, आप लोगों ने एक रूल पढ़ा था ना कि अगर फॉर एग्जांपल इस साइड पर यहाँ पे एक्स इस तरह से लिखा हुआ है, और इस साइड पे आपके पास यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपके पास वैल्यू लिखी हुई है, कुछ भी लिखी हुई है -4। तो अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर आप लोगों के पास दोनों जो बेस लिखी हुई है वो बेसिस सेम होती हैं, तो पावर को हम क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं, और बेसिस को नहीं लिखते और सिर्फ पावर को लिख देते हैं। ये रूल पढ़ा होगा ना, ठीक है भाई। तो अब देखो, आप यहाँ पे नोट करो, हमारे पास यहाँ पे 1/4 लिखा हुआ है। अब ये भाई n-1 नीचे कैसे आएगा, मतलब न्यूमरेटर में कैसे आएगा। तो इसका सिर्फ एक ही हल है कि यहाँ पे भी किसी तरह 1/4 हो और उसके ऊपर जो भी हो, लेकिन यहाँ पे 1/4 हो। तो अब देखो भाई, आपके पास 1 तो ऊपर बना हुआ है, नीचे क्या बना हुआ है, नीचे बना हुआ है 65536। तो ये हमें 4 बनाना है। तो 4 की पावर 8 हमारे पास होता है, 4 की पावर 8 हमारे पास होता है 65536। अब आप बोलोगे ये आपके दिमाग में कैसे आएगा, तो आप बारी बारी करते जाओ, नीचे 4 है ना, तो 4 की पावर 5 डाल दो, 4 की पावर 6 डाल दो, 4 की पावर 7 डाल दो, 4 की पावर 8 पाओगे, खुद ही आपको मिल जाएगा। इज इक्वल्स टू, यहाँ पे तो जो लिखा हुआ था मैंने वही लिख दिया, n-1। अब क्या करेंगे हम, इसको होल ब्रैकेट बना देंगे। तो होल ब्रैकेट बना दूं अगर मैं, तो भी सेम है या नहीं है, 8 के 1 के ऊपर डालो, इसके ऊपर डालो, आंसर यही बनेगा जो ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है, या नहीं बनेगा, यही बनेगा बिल्कुल, ठीक है भाई। 1/4 n-1, दोनों तरफ बेसिस सेम है तो पावर को कंपेयर करा देंगे, पावर कंपेयर होगी। लिख देता हूँ चलो, बाय कंपेयरिंग वी गेट। तो हमें क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड पे 8 मिला, राइट हैंड साइड पे मिला n-1। यहाँ से हमारे पास -1 है तो दूसरी साइड चले जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर तो बन जाएगा 8 + 1,
और n का आंसर आ गया इस तरह से हमारे पास 9। ठीक है भाई। अब देखो भाई, हमें कह रहे हैं फाइंड थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स इन जीपी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ। फाइंड थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स इन जीपी। हमें करना है फाइंड तीन कंसेक्यूटिव नंबर, लाइन से आने वाले नंबर फाइंड करने हैं जो कि जीपी में है, मतलब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है वो। हुज सम इज, उसका सम होगा 39 एंड देयर प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट होगा 729। हमने इस तरह के सवालात अर्थमेटिक उसमें भी किए हुए हैं, अर्थमेटिक सीक्वेंस में। ठीक है। और अर्थमेटिक सीक्वेंस में जब आपने किए थे तो आपको ये भी याद होगा, जब हम थ्री कंसेक्यूटिव नंबर सोचते थे, तो अभी आपको बताता हूँ ये बात, जब हम सॉल्यूशन को लिख दूंगा इसके बाद बताता हूँ। देखो भाई, यहाँ पे हम करते थे लेट थ्री, पहले हम सपोज करते थे ना, लेट थ्री नंबर्स इन जीपी आर। हम इसी तरह से एपी में करते थे, तो हम एपी में क्या करते थे, ए, और फिर उसके बाद क्या रहता है, ए प्लस का डी आता था। इसी तरह से आता है ए प्लस का 2D। तो हम इस तरह से नहीं करते थे, हम क्या करते थे, ए माइनस डी, बैलेंस करके चलते थे, एक आगे वाला तो एक उसके पीछे वाला, इस तरह से बैलेंस करते थे। ठीक है, तो इसमें भी इसी तरह से हमें बैलेंस करके चलना है, याद रखना है ये बात। सही है। तो अब वो तीन नंबर्स कौन कौन से हैं वही दिखा देता हूँ आपको। फर्स्ट हमारे पास आता है ए। अच्छा, अगर आप सीक्वेंस में लगा लो तो आपको ये भी मैंने बात आपको अभी नहीं बताई नहीं है। ये ठीक है, अगर आप यहाँ पे एन की वैल्यू 1 पुट करते हो, तो इसका मतलब ये टर्म नंबर फर्स्ट आर n-1 होता है 0, तो ये बन गई। इस वजह से हमारे पास A1 A बनती है। ठीक है, तो ए हमारे पास A1 हो गया। इसी तरह अगर मैं A2 निकालूं, A2 AR2-1, तो टर्म नंबर 2 कौन सी बनेगी मेरे पास, AR बनेगी। अगर मैं टर्म नंबर 3 निकालूं, वो बनेगी AR3-1, तो ये बनेगी A3R, एक मिनट, ये मेरे यहाँ बनेगी AR² ऐसे बनेगी। इसी तरह अगर मैं 4 निकालूं तो ये बनेगी AR3, फिर AR4, फिर इसी तरह से वन चलती रहेगी। समझ गए। और इसी इसी तरह अगर इसका बैकवर्ड आ जाऊँ, बैकवर्ड वर्जन आ जाऊँ, तो बैकवर्ड वर्जन में क्या हो जाता है, बैकवर्ड वर्जन में मेरे पास आ जाता है, ऐसे डिवाइड में आ जाता है। समझ गए। और इसी तरह अगर डिवाइड में R² हो जाएगा, फिर R³ हो जाएगा, इसी तरह से वन बैकवर्ड वर्जन में चलता रहेगा। वरना ऊपर लगा के देख लेना, एन की जगह पे 0 लगाया था ना, एन की जगह पे -1 लगा लेना, फिर -2 लगा लेना, फिर -3 लगा लेना। सही। वैसे इसका कोई खास काम नहीं है, मैं इसलिए बता रहा था मैनेज किस तरह से करते हैं। तो अब ये आई कैसे, तो वो तो बताना था ना आपको, इस वजह से मैंने बता दी। और इसके अलावा कोई बात नहीं है, जब भी इसको मैं डिटेल्स में समझाने के लिए नहीं बैठा। AR। ठीक है, अब बैलेंस करके चलेंगे। थ्री नंबर्स को सपोज किया जो कि जीपी में है, जीपी में ना, तो जीपी में ही सपोज किया। ये टर्म नंबर फर्स्ट, टर्म नंबर 2 होती है, इसी तरह 3 भी होती है, 4 भी होती है। तो हम, लेकिन हमें क्या करना है वो नहीं लिखनी, हमें बैलेंस करके चलना है इस तरह से। ठीक है। तो अब क्या बोला था, ये तीन नंबर हमने सपोज कर लिए। अब इनका सम हैगा 39 और इनका प्रोडक्ट हैगा 729। तो पहले प्रोडक्ट पर आ जाते हैं। प्रोडक्ट अगर मैं करूँ इन सबका, तो इन सबका प्रोडक्ट मतलब, ठीक है, सबको आपस में मल्टीप्लाई, इन सबका प्रोडक्ट था 729, यही था ना भाई। ठीक है, लिख दिया। अब सबको आपस में मल्टीप्लाई करा दो, आर से आर कैंसिल हो गया, और A मल्टीप्लाई बाई A क्यूब हो गया। A³ इज इक्वल्स टू 729। अब क्यूब, क्यूब हटाने के लिए हम क्या करते हैं, क्यूब रूट लगाते हैं बोथ साइड पर। ये हो गया 729। ठीक है, और इससे कैंसिल हो गया। 729 के क्यूब का आंसर होता है 9, 9 का क्यूब होता है 729। ठीक है भाई, ए की वैल्यू मिल गई। इसी तरह अब हमें उनका
प्रोडक्ट था, ये प्रोडक्ट वाली लाइन थी ना, उनका प्रोडक्ट था 729, हमें ऐसा क्वेश्चन में बोला गया था, आपको दिखा देता हूँ। ये बोला गया था क्वेश्चन में, एंड देयर प्रोडक्ट इज 729, तो हम उसी के मुताबिक चले। अब हमें क्या करना है, उसका सम है 39। तो किसका सम, ये तीन नंबर्स का सम। तो वो तीन नंबर्स थे, ये थे ना, प्लस ए प्लस इन नंबर्स का सम क्या था, 39 था। ठीक है, तो अब उनका सम लगा रहा हूँ 39। अब क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो अब एलसीएम लो आप। एलसीएम लोगे तो सबके नीचे आ जाएगा आर। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, वन लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, वन लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय आर, सबको आपको एलसीएम लेना आता ही होगा। ठीक है। हम्म, तो यहाँ पे आ गया ए, यहाँ पे आ गया ए आर, यहाँ पे आ गया ए आर स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय आर हुआ है ना, और 39। इसी तरह यहाँ पे आर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ दूसरी तरफ जाके राइट हैंड साइड पर हो जाएगा मल्टीप्लाई। ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 39 आर। सही। अब क्या करें भाई, अब देखो भाई, अब हमें यहाँ से क्या करना चाहिए, सोचो खुद। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला वगैरह भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला वगैरह भी लगा सकते हैं, वरना उससे पहले तो देख लो, हमारे पास ए की वैल्यू लिखी हुई है 9, तो ए की जगह ए की वैल्यू डाल लगा देता हूँ। ए की वैल्यू मैंने लगा दी 9 प्लस 9 आर स्क्वायर और 39 आर। यहाँ पे ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, तो इनको सॉल्व कर देता हूँ भाई। ठीक है, 9 प्लस 9 आर प्लस 9 आर स्क्वायर माइनस 39 आर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे प्लस हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके हो गया माइनस। अब क्या होगा, अब बताओ भाई। अब देखो भाई, इन दोनों का आंसर क्या होता है, इसका और इसका 30 आ जाएगा। ठीक है भाई। तो बैलेंस करके लिख देता हूँ पहले स्क्वायर वाली, फिर उसके बाद लिख दूंगा 30 आर। 30 आर कैसे, ये दोनों सॉल्व हो गए। फिर लिख दूंगा कांस्टेंट जो कि है 9 इज इक्वल्स टू 0। अब बस ए की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू निकालो, सी की वैल्यू निकालो, और करवा दो नॉर्मली इसको। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के आर की दो वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। ए की वैल्यू है आपके पास 9, बी की वैल्यू है 30, सी की वैल्यू है 9। पता है ना कैसे निकालते हैं, यहाँ से कोफिशिएंट देखते हैं और लास्ट वाला कांस्टेंट। इसी तरह क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊंगा भाई। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉइंट टू ए। आर माइनस बी, आर की वैल्यू क्या थी देख लेते हैं, लिखी हुई है, मतलब बी की वैल्यू क्या थी, -30 प्लस माइनस रूट बी की वैल्यू है 30 का होल स्क्वायर -4 9। इसको आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते थे अगर आप चाहो तो, लेकिन फैक्टराइजेशन कभी कभार ऐसा होता है कि आप लोग पेपर में भूल जाते हो। तो आसान सा है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ और कैलकुलेटर में वैल्यू डालो और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हो गया 9। ठीक है, आर -30 प्लस माइनस रूट 30 का स्क्वायर, इसको पूरे को सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, तो इस पूरे को सॉल्व करके आंसर आएगा 576। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 18। अब क्या होगा, √576 का आंसर होता है 24, -30 प्लस माइनस 24 अपॉन 18। एक दफ़ा प्लस में लिखो, एक दफ़ा माइनस में लिख दो।
ठीक है। इस तरह से, आपके पास आर का आंसर आ जाएगा -30, -30 + 24 डिवाइड बाई 18, माइनस का 1/3। और सेकंड आर का आपके पास आंसर आया -30 प्लस -24 डिवाइड बाई 18, -3। ठीक है भाई। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या हुई आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास था -39। तो -39 को 9 के साथ सॉल्व किया तो हमारे पास इसका आंसर होगा -30 होगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा साइन बड़े नंबर की आती है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे ये माइनस लगा दिया तो बी की वैल्यू आई हमारे पास -30। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी लगा दी। इसी वजह से यहाँ पे भी माइनस आ गया। ठीक है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पे अब बना रहेगा प्लस हमारे साथ। ठीक है भाई, यहाँ पे आ गया प्लस। तो अब यहाँ पे साइन मिटा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, यहाँ की भी साइन हटेगी। ठीक है, इसी तरह से अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। और अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो हो जाएगा 30 + 24 डिवाइड बाई 18। इसका आंसर आ गया 3। ठीक है, इसका आंसर आ गया 3 और इसका आंसर आ गया 1/3। ठीक है, इस तरह से ये सॉल्व होगा हमारा पूरा का पूरा। अब क्या था हमारे पास, अब जो हमने 3 नंबर सपोज किए थे, ठीक है, तो उसको लिखूंगा 3 नंबर्स आर। वो 3 नंबर से मेरे पास कौन से थे, एक था a/r और a और ar। ठीक है, ए की वैल्यू क्या आई थी, ए की वैल्यू मेरे पास आई थी 9। तो ए की वैल्यू लगा दूंगा 9, आर की वैल्यू लगा दूंगा पहले पहले 3 ले रहा हूँ। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू 9 और आर इज इक्वल्स टू 3। और यहाँ पे ए की वैल्यू 9 यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ठीक है, वो जो 3 नंबर से जो सपोज किए थे उससे फिर मुझे बताने भी तो थे 3 नंबर्स कौन से थे। फाइंड द 3 नंबर्स क्वेश्चन में ऊपर बोला गया था। तो ए की वैल्यू आई 9 और आर की वैल्यू मैंने लगा दी 3। अब वो 3 नंबर्स मुझे मिल गए, क्या मिल गए, 3, 9 और 27। इसी तरह से आर के 2 आंसर आए थे, एक माइनस एक आया था, 1/3 भी आया था, तो 1/3 भी लगाऊंगा। 3 नंबर्स आर। अब ये पूरा का पूरा नहीं लिख रहा है, यहीं से टैली कर लो। तो क्या आ जाएगा, ए की जगह आया 9 और आर की जगह आया 1/3। चाहो तो इसको कैलकुलेटर में डाल देना, वरना अगर नॉर्मली भी सॉल्व करना चाहते हो तो नॉर्मली भी सॉल्व कर देना। ये 3 यहाँ जाके डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई में बदल दी है तो 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और बन जाएगा 27। ठीक है, फिर आया ए की जगह पे आ गया 9। अच्छा है, यहाँ पे ये तो लिख दूँ, ए की 9 ली और आर की ले रहा हूँ 1/3। फिर उसके बाद लास्ट वाला देखो, ए की जगह पे डाल दिया आपने 9 और आर की जगह पे लगा दिया 1/3। 27, 9 और ये कैंसिल हो गया तो देख लो क्या हो गया आपके पास, 3। तो ये 3 नंबर जो हमारे पास फाइंड करने थे वो ये नंबर हमारे पास आ गए। क्वेश्चन स्टार्ट से मैं शेयर कर रहा हूँ।
तो अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कह रहे हैं द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर इंक्रीज इन जीपी में वो इंक्रीज हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो इंक्रीज हो गया 7 दिन बाद, ठीक है, मतलब इन 7 डेज। फाइंड द डेली रेट ऑफ इंक्रीज, ठीक है भाई। अच्छा, वो तो भाई मैं बता रहा हूँ आपको, पहले दिन था वो, स्टार्टिंग में वो था 515000, यहाँ पे था वो स्टार्टिंग में, ठीक है। अब उसके बाद वो कितना बढ़ गया, ये था 5,15,000, यहाँ पे था वो। उसके बाद कह रहे हैं 7 दिन, यहाँ से लेके अगर हम इसको इंक्लूड करें तो इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो यहाँ तक वो कितना पहुँच गया, इतना पहुँच गया, ठीक है। 15,45,000 पहुँच गया, मैंने एक जीरो ज़्यादा लगा दिया, यहाँ तक पहुँच गया। तो इसका मतलब जो ड्रम नंबर फर्स्ट होती है वो हमारे पास एक ही वैल्यू होती है, 515,000, ये एक ही वैल्यू है। और जो सबसे लास्ट वाली होती है वो हमारे पास किसकी होती है, ए एन की होती है, 1545000। अच्छा, 45 भी था, ठीक है। तो अब एन की वैल्यू क्या हो गई, एन की वैल्यू देखो भाई, एन की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, सबसे पहली वैल्यू तो मेरे पास ये थी। उसके बाद कहा दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ, पांचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन के बाद आठवें दिन कह रहे हैं वो 7 डेज में बढ़ा। 7 डेज में कहाँ तक बढ़ गया, यहाँ तक। तो ये पहला दिन था, उसके बाद 7 डेज तक यहाँ तक पहुंच गया वो, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास एन की वैल्यू है 8, 7+1, ठीक है। इसको भी इंक्लूड करना है, फर्स्ट वाले को कंक्लूड नहीं करना, फर्स्ट वाले को इंक्लूड करना है, फर्स्ट वाले को इंक्लूड करके ही वो मेरे पास क्या बना, 8 बना, समझ गए भाई। तो ये सब था मेरा डेटा, अब मैं सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल मुश्किल नहीं है, बस आर की वैल्यू ही मालूम करनी है। फॉर्मूला क्या था, AN = ARN-1, ठीक है। ए की वैल्यू, AN की वैल्यू थी 1545000 मतलब 15,45,000। और ए की वैल्यू थी मेरे पास 515,000। और उसके बाद आर की वैल्यू तो मुझे मालूम करनी है, तो आर, और एन की वैल्यू है 8, तो ब्रैकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही लिख देता हूँ 8, ठीक है भाई। अब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 515,000 R 8 के साथ, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुझे इस तरह से पुट करनी चाहिए थी, मैंने 8 गलत लिख दी, n-1 है तो मतलब 8-1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा था, ये मल्टीप्लाई हो रहा था इसके साथ, वहाँ जाके जाएगा डिवाइड, 1545000 डिवाइडेड बाय 515,000। तो यहाँ पे मेरे पास बच गया R7 अकेला बच गया। अब इन दोनों को आप सॉल्व करो तो इसका आंसर आता है मेरे पास 3, ठीक है। तो अब देखो भाई, R7, आर की वैल्यू निकालनी है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है R7। अब आर की पावर 7 है, तो आर की पावर 7 को मैं कैसे कैंसिल करूँ, आर की पावर 7 को मैं एक ही तरह से कैंसिल कर देता हूँ, या तो रूट के ऊपर 7 ऐसे लगा दूँ, या तो 1/7 अप्लाई कर दूँ दोनों की पावर्स। तो मर्जी है जैसे भी अप्लाई करना है, मैं √7 लगा देता हूँ, या √7 छोड़ो 1/7 लगा देता हूँ, ठीक है। तो 1/7 ऑन बोथ साइड, 3 के ऊपर भी क्या आ गया, 1/7 आ गया। 7 से 7 कैंसिल, और मेरे पास आंसर आ गया, फाइनल आंसर आर का 3 की पावर 1/7। इस रेट से जो हमारे पास फैला था ना, क्या चीज़ फैली थी हमारे पास, बैक्टीरिया इंक्रीज हुआ था, वो इस रेट से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, हमें मिल गया। अब देख सकते हो पूरा का पूरा सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोला गया, फाइंड द प्रॉफिट ऑन ₹1000 फॉर 5 years एट 4% पर एनम। अच्छा, 4% पर एनम मीन 4% पर ईयर, ठीक है। और लास्ट में लिखा हुआ है कंपाउंड प्रॉफिट, जो हमारे पास प्रॉफिट मालूम करना है वो कंपाउंड प्रॉफिट की सूरत में है।
कंपाउंड प्रॉफिट क्या होता है? तो नॉर्मल जैसे एक होता है कंपाउंड प्रॉफिट और एक होता है सिंपल प्रॉफिट। तो सिंपल प्रॉफिट में जैसे एक साल बाद आप प्रॉफिट ले रहे हो, जैसे 1100, तो आपका 2 साल बाद बनेगा 1200, फिर 3 साल बाद बनेगा 1300। तो इसमें प्रॉफिट की जो आपके पास क्वांटिटी होती है ना, एक तरह से फिक्स होती है कि हर साल आपको 10% प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन ये फिक्स 10% क्या 100, फिर से 100 बढ़ेगा, फिर से ये वो 100 बढ़ेगा, ठीक है, इस तरह से। लेकिन कंपाउंड प्रॉफिट में आपके पास अलग सूरत आ जाती है। इसमें क्या होता है, पिछले प्रॉफिट मिला के आपका 10% बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक साल बाद आपके उसमें भी 1100 हुए थे ना, तो 2 साल बाद आपके 1200 नहीं होंगे, 1210 होंगे। 1100 में से आपके पास उसका 10% ऐड होगा, उसी का 10%, ठीक है, पुराने वाले का नहीं, उसी का 10%। समझे? तो ये होता है कंपाउंड प्रॉफिट। अब कंपाउंड प्रॉफिट में निकालना है, और पूरा सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही ये सॉल्व होगा, देख लो वही किया हुआ है। और एन की वैल्यू 6 क्यों ली, मैंने वहां पे भी आपको बताया था कि जो ये मैंने 1000 लिखा हुआ है ना यहाँ पे स्टार्टिंग में, दिखाता हूँ ये वाला, ये जो 1000 लिखा हुआ है, ये वाला भी इंक्लूड है ये। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में मेरे पास कितने थे, पर ये थे 1000 थे, और एंड ऑफ, ठीक है, समझ गए, और एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर जो उसका रेट बना वो क्या बना, 4% पे आ रहा था ना, तो 4% को मैंने ऐसे ऐसे 0.04 कर दिया, और रेट था फर्स्ट ईयर का, ये कौन सा है, ये मेरे पास है फर्स्ट ईयर का, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर प्लस 0.04, तो मेरे पास एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर जो मेरे पास रेट बना वो मेरे पास बना 1.04। समझ गए? अगर 2 ईयर आता है एट द एंड ऑफ 2 ईयर तो यहाँ पे 2 लगता है, एट द एंड ऑफ 3 ईयर आता तो यहाँ पे 3 लगता। यहाँ तक समझ गए? और ये 5+1 कैसे हुआ, ये बात अभी भी बताई थी। ये मेरे पास क्वेश्चन में बोला गया था फॉर 5 ईयर्स, तो पहले साल तो ये था ना, पहले साल तो ये था ना, तो दूसरे साल कितना हुआ, दूसरे साल और हुआ, फिर उसके 5 से कंटिन्यू हो गया उसके 5 साल बाद, ठीक है, समझे ये बात? तो अब भाई देखो, पूरा वही सेम निकाला है जैसे हम पिछले क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे थे। अगर आखिर में जो फाइनल आंसर आया, ये फाइनल आंसर नहीं था। कंपाउंड प्रॉफिट जब निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, उसके फॉर्मूले में हम माइनस करवाते हैं एक्चुअल वैल्यू को। याद रखना हमेशा क्या करते हैं, एक्चुअल वैल्यू को, जो हमारे पास फाइनल में आंसर नहीं आता उसको माइनस करवाते हैं इसी से, जो हमारे पास स्टार्टिंग में जो प्रॉफिट होता है बिल्कुल उससे करवाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग प्रॉफिट नहीं, स्टार्टिंग वो समझ लो जो रुपीस थे हमारे पास स्टार्टिंग, यहाँ पे सवाल में आप पढ़ सकते हो, ये लिखा हुआ है फाइंड द प्रॉफिट ऑन, जो रुपीस होते हैं ना स्टार्टिंग वाले, उससे करवाना पड़ता है। जब भी तो हमारे पास नेक्स्ट वाला उसी का कंपाउंड बनेगा ना, आपको बताया ना मैंने, सिंपल और कंपाउंड में फ़र्क समझाया। तो बस ये उसका एक तरीके से समझो फॉर्मूला है कि हमें माइनस करवाना पड़ता है, लेकिन ये सिर्फ कंपाउंड में कराना पड़ता है, ठीक है। अगर सिंपल प्रॉफिट होगा तो नहीं, सिंपल प्रॉफिट में तो वही है ना, अगर कोई आपको 1100 मिल रहे तो फिर 100 100 रुपये हर साल बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं कि 1100 में से ही आपका अगला बढ़ेगा।